हेलो दोस्तों। तो आज हम ये समझेंगे कि आईएएस आखिर बना कैसे जाता है। ठीक है, हम इसके सारे प्रोसीजर के बारे में समझेंगे, हम उसकी योग्यता के बारे में समझेंगे, हम सिलेबस को समझेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि हम कम समय में ही एक आईएएस बन सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम ये समझेंगे कि आईएएस कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं आईएएस अधिकारी की बात करूं तो एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, सभी आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, अगर देखिए हमें कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर आईएएस कौन कौन होते हैं लोग। ठीक है, मतलब आईएएस बनने के बाद क्या क्या लोगों को पोस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी पोस्ट होती हैं। ठीक है, मतलब एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको सीडीओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर, ये सभी के सभी आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें समझते हैं। हम यहाँ पे देखिए यूपीएससी के द्वारा ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, मतलब यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी ही इन एग्ज़ामों को कंडक्ट कराती है। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में आप कुछ चीज़ें जान के रखिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी पोस्ट सूची के प्रकार, मतलब अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको किस तरीके की पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो नौकरी आपको मिलेगी उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला आपका होता है आईएएस, जिसे बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसे बोला जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, दूसरा होता है आपका आईएफएस, इसको बोला जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इसे बोलते हैं भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, तीसरा होता है आपका आईपीएस, जिसे हम बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, इसे ये बोला जाता है। नेक्स्ट आपका होता है आईआरएस, जिसे बोलते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, ये बोला जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद इनको आप इनमें से किसी एक जॉब मतलब आपको करनी पड़ती है, आपको मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आईएएस की परीक्षा का आयोजन यूपीएससी कराती है और लगभग 10 लाख विद्यार्थी हर साल इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आईएएस की परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक है। आईएएस की परीक्षा को आप ये मान के चलिए कि इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो देखिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं तो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, मतलब ये एग्ज़ाम आप तब भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे नागरिकता की, कि आपकी नागरिकता क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो देखिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीज़न होना अनिवार्य है, मतलब आप भारत के नागरिक होंगे तभी जाके आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एज लिमिट के लेके कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए हम श्रेणी वाइज बात करेंगे, न्यूनतम और अधिकतम आयु की भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और आप अधिकतम 32 साल तक ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। 32 साल के बाद आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, इसके बाद आता है ओबीसी, जिसे बोला जाता है अदर बैकवर्ड क्लास, इसको बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके लिए भी आपकी न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आप 35 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है एससी और एसटी की, आपकी न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आप 37 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीडब्ल्यूडी, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं इसको बोला जाता है पर्सन विद डिसएबिलिटी। कहने का मतलब है आप दिव्यांग हो तो आप एग्ज़ाम देंगे
तो आपकी न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और आपकी अधिकतम आयु 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। यहाँ पर समझिए, हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इसका एग्ज़ाम 6 बार दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या उससे आते हैं तो आप 9 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप अनलिमिटेड टाइम तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब लगातार फॉर्म भरिए आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा बात को, अगर PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि आप दिव्यांग हैं तो आप इसका एग्ज़ाम 9 बार दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसको 3 चरण में संपन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब 3 चरणों में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें पहला होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोला जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दूसरा आपका होता है मेंस एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव ये होता है यानी कि इसको बोला जाता है वर्णनात्मक। और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू और यही आपका फाइनल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आप मेन में बैठेंगे, और जब आप मेन क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। ठीक है, इसके बाद आपको इन चारों पोस्ट में से कोई एक पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी रैंक के हिसाब से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रीलिम्स सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या है? देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, मतलब 2 परीक्षा इसके अंतर्गत कराई जाती है, जिसमें पहली परीक्षा आपकी होती है सामान्य अध्ययन जिसे बोला जाता है जनरल स्टडीज़, और जो दूसरी परीक्षा आपकी होती है वो सीसैट का होता है। ठीक है, अब आगे समझिए, मेन तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स की इन दोनों परीक्षाओं को आपको पास करना होता है। सामान्य अध्ययन की परीक्षा को पास करने के लिए मेरिट बनती है, जबकि सीसैट में आपका 33% होना अनिवार्य है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप देखिए, पहला जो जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का होता है, इससे आपकी मेरिट बनेगी। अगर मेरिट के अंतर्गत आप आते हैं तो आप मेन के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेन के लिए तभी जाएंगे जब आपका सीसैट में 33% होगा तभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, दोनों परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है, और गलत उत्तर पे 1/3 आपका काट लिया जाएगा नंबर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर पेपर की बात कर लेते हैं कि कौन सा पेपर, कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स, कितने अंक और कितने घंटे का पेपर होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, और 2 घंटा आपको इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सीसैट का, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर होता है 200 और घंटा प्रोवाइड किया जाता है 2। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम सामान्य अध्ययन के ऊपर कि आपका जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है। तो देखिए, टॉपिक्स की हम बात करने जा रहे हैं, तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी ये आता है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल से आता है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री इससे आता है, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इससे आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे क्वेश्चन आता है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी इससे आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस इससे क्वेश्चंस आते हैं, और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ पर हम बात कर लें कि सीसैट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको बोला जाता है सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा योग्यता परीक्षा, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि सीसैट में आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें तर्क यानी कि रीजनिंग, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल, पढ़ने की क्षमता इसको बोला जाता है आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन,
निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग इत्यादि तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब इसी सेट में इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इसके सिलेबस में डाउट होगा तो हम आपको इसका सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्रीलिम्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद मेन की परीक्षा देनी होती है, जो डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक होती है। इसमें मुख्यतः 9 पेपर होते हैं। मेरिट बनाते समय केवल 7 पेपर को ही सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब है कि मेन में आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 से ही आपकी मेरिट बनती है। 2 को आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 पेपर भाषा का होता है, जो 300 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए 2 घंटा आपको दिया जाता है। ठीक है, और इसमें आपका कम से कम 25% आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और बाकी 7 पेपर जनरल स्टडी और निबंध से होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब ज़रा यहाँ पर समझिए, हम बात करने जा रहे हैं पेपर, विषय, अवधि और अंक, इसके बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पेपर की बात करें तो पेपर ए जो होता है कोई भी मान्य भारतीय भाषा का होगा। इसके लिए आपको 3 घंटा प्रोवाइड किया जाता है और जो नंबर आपको मिलते हैं 300 होते हैं। ठीक है, पेपर बी की बात करें तो ये अंग्रेजी का पेपर होगा और इसमें आपको 3 घंटा दिया जाएगा और अंक आपके होंगे 300। ठीक है, अब बात आती है पेपर फर्स्ट। देखिए 2 पेपर तो आपके हो गए, अब पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें निबंध आता है और ये 3 घंटे का होता है और आपको 250 नंबर इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो अब सामान्य अध्ययन फर्स्ट ये आएगा और इसके लिए आपको 3 घंटा प्रोवाइड किया जाता है और 250 नंबर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पेपर थर्ड की बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ सेकेंड होता है और इसके लिए आपको 3 घंटा प्रोवाइड किया जाता है और नंबर होते हैं आपके 250। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर 4 की तो पेपर 4 में आपका सामान्य अध्ययन थर्ड यानी कि जनरल स्टडी थर्ड ये आता है और 3 घंटे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आपका नंबर होता है 250। यहीं पे अगर हम पेपर 5 की बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन 4 ये आएगा और पेपर आपका होगा 3 घंटे का और इसके लिए भी आपको 250 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम पेपर 6 की बात करें तो ये ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होता है। इसमें फर्स्ट की बात करें तो इसके लिए आपको 3 घंटे और 250 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेपर 7 पे और पेपर 7 होता है ऑप्शनल सेकंड यानी कि वैकल्पिक सेकंड का। इसके लिए आपको 3 घंटा प्रोवाइड किया जाता है और नंबर आपको दिए जाते हैं 250। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम विषय और सिलेबस की बात करेंगे। किसके? जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन के सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने अभी देखा कि जो सामान्य अध्ययन होता है उसमें 4 तरीके का पेपर आता है। कितने तरीके का? 4 तरीके का पेपर आता है और इसमें हम ये समझेंगे कि इन चारों पेपर में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ यानी कि यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट में देखिए भारतीय विरासत और संस्कृति यानी कि हेरिटेज एंड कल्चर, इससे क्वेश्चन आएगा। विश्व का इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इससे क्वेश्चन आएगा। यानी कि जनरल स्टडी जो फर्स्ट पेपर आपका होगा इसमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, मतलब ये टॉपिक्स होंगे आपके। अब आते हैं जनरल स्टडीज सेकेंड की। इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे शासन यानी कि गवर्नेंस से, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस से, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब आते हैं सामान्य अध्ययन थर्ड में। इसमें यानी कि जनरल स्टडी थर्ड में इससे आपका प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे आएगा, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी इससे क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट इससे क्वेश्चन आएगा, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन यानी कि सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इससे आपका क्वेश्चन आएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें यानी कि सामान्य अध्ययन 4 की तो इसमें क्वेश्चन आता है ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी,
आचार विचार यानी एथिक्स, कौशल पर्सनल यानी कि स्किल पर्सनल, इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो बाकी दो आपने सेलेक्ट किए हैं ना ऑप्शनल, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आप सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आपका पेपर आता है और आप उस पेपर को देते हैं। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आगे मूव करते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब आप आगे थोड़ा बढ़ते जाएंगे ना तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको जितनी बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं खैर उतना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे रख लीजिए नोट करके। ठीक है, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं और इंटरव्यू को देखते हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी मेन परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें यूपीएससी बोर्ड के वरिष्ठ चयनकर्ताओं के सवालों के जवाब देने होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में आपको जो यूपीएससी के थ्रू जो वरिष्ठ चयनकर्ता होते हैं, सेलेक्टर होते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, फाइनल मेरिट और रैंक की बात कर रहे हैं। मेन और इंटरव्यू जोड़ के ये आपकी फाइनल मेरिट और रैंक बनता है। यहाँ पर अगर मेन की बात करें तो 1750 नंबर का आपका ओवरऑल मेन होता है और 275 अंक का आपका इंटरव्यू होता है। टोटल मिला के 2025 नंबर होता है यूपीएससी में। ठीक है, के अंकों को जोड़कर बनाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं फाइनल मेरिट और रैंक की। ठीक है, इंटरव्यू इस परीक्षा का फाइनल स्टेज होता है। इसमें आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रवैया यानी कि एटीट्यूड, नैतिकता यानी कि मोरल इंटेग्रिटी आदि को परखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि जो इंटरव्यू होता है वो आपका 275 नंबर का होता है। ठीक है, इसके बाद अब समझिएगा एक बात, यहाँ पर लगभग टॉप 100 वालों को ही आईएएस बनने का मौका मिलता है। अगर आपके रैंक टॉप 100 में रहती है तभी एक आईएएस बनेंगे आप, अदरवाइज बाकी आपको 3 और हैं उनमें से कोई प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आपके आ गई? हाँ जी, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इसकी तैयारी आखिर की कैसे जाए। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात पता है कि यह इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो इसकी तैयारी के लिए आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसमें कुछ बातें होंगी, बेसिक बातें होंगी जिसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये पूरी तैयारी के दौरान इन बातों का ध्यान कम से कम रखना, ये बेसिक बातें होंगी। सबसे पहली बात आती है एनसीईआरटी की किताब का पढ़ना। देखिए आपको क्या करना है, आप जिस भी क्लास में हैं, अगर आप 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, 12th में हैं, 10th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप चाहे जिस स्टेज में हो, आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी पड़ेगी, वो भी 6 से लेके 12 तक की। ठीक है, 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की बुक कंपलसरी है। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ लीजिए। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 12th के पहले हैं तो 12th के पहले यानी कि 12th तक आप इन बुकों को निपटा दीजिए। ठीक है, ज़रूरी है। अगर आप पीसीएम से भी हैं या पीसीबी से हैं या और कोई सब्जेक्ट से हैं और आपने देखा है कि मेरे को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो भी आपको वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये ज़रूरी है, तो आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा किताबें कहाँ से कहाँ तक पढ़नी थी? 6 से लेकर 12 तक। जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, यानी कि रिवाइज करिए। बात समझ में आ रही है? तो ये करना पड़ेगा। देखिए जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपकी पकड़ बन जाती है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर, और आपको यूपीएससी क्रैक करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यूपीएससी को समझना। देखिए यूपीएससी को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके सारे सिलेबस को, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं, फिर आपको जो पिछला पेपर होता है प्रीवियस ईयर के, उन पेपरों को देखना होगा। आपको बीच बीच में इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जितना भी इसके बारे में आप जान लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट को आपको समझना होगा, तभी इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बारी आती है नियमित पढ़ाई करना।
देखिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको रेगुलरली पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ जाइए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन आपको पढ़ना है रेगुलर। अगर आप 2 घंटा भी पढ़ते हैं तो 2 घंटा रेगुलर पढ़िए, 1 घंटा पढ़ते हैं 1 घंटा रेगुलर। कहने का मतलब है कि जितना भी टाइम आप इसके ऊपर देते हैं आपको रेगुलरली पढ़ना है। ये नहीं कि किसी की शादी पड़ गई, किसी का बर्थडे पड़ गया तो कुछ हो गया, तो पार्टी सार्टी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि आप ये समझ जाइए कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद सब कुछ अच्छा होता है। अगर किसी दोस्त की शादी पड़ती है और आपको बुलाता है और आप मना कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि मैं तेरे शादी में नहीं आऊँगा, ठीक है, आप ये बोल दीजिए। अगर वो बोलता है कि तेरे में भी नहीं आऊँगा, बोल दीजिए मत आइए, ठीक है, मतलब तू मत आ, ये आप सीधे बोल दीजिए। आप यकीन मानिए जिस दिन आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे तो वो आपकी शादी में बिन बुलाए आएगा। वो ये बोलेगा भाई तू कार्ड देना भूल गया, जबकि आपने दिया ही नहीं जानबूझ के, फिर भी वो आएगा, ठीक है। अब ये हो गई। अब आता है टाइम टेबल बनाना। देखिए टाइम टेबल बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूपीएससी के अलावा अगर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई करना होता है। क्योंकि टाइम टेबल जब बना के आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपका टाइम एक्चुअल में कहाँ स्पेंड हो रहा है, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस तभी कर पाते हैं जब आपके पास एक टाइम टेबल होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सही वातावरण में पढ़ना। देखिए इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको एकांत में पढ़ना चाहिए, ठीक है, और आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पढ़ना है। कोशिश करिए शांत माहौल में आप पढ़ें। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में बाग बगीचा कहीं पे देख लीजिए, खेत खलियान, जहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके पढ़िए, लेकिन शांत माहौल में पढ़ने की कोशिश करिए। और कोशिश ये करिए कि सुबह और शाम आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। देखिए वैसे तो आप दिन भर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप बच्चे हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए कि सुबह और शाम को कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अगर आप 12th क्रॉस कर जाते हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे होते हैं, तो ग्रेजुएशन के टाइम आपको फर्स्ट ईयर से ही इसके ऊपर लग जाना होता है और रेगुलरली लगना होता है। फिर आप आगे जब धीरे धीरे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो सारी किताबें जब पढ़ेंगे, सब कुछ जान लेंगे, तब ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम मिलते हैं आपसे किसी अदर वीडियो में, ठीक है। तो आप इतनी बातों को फॉलो करिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, उसका भी आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।